इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम इस कहानी के मेन हीरो यानी कि पर्सिबल को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के साथ में उसी पहाड़ पे रहता है। और इस समय वो लोग अपने लंच की तैयारी कर रहे हैं और उनका लंच आसमान में उड़ता हुआ एक बीस्ट होता है जिसे मारने के बाद में वो लोग उसे डीप फ्राई करने के लिए ले जाते हैं। और फिर सारी तैयारियां करने के बाद वो लोग अपना लंच खाने में लग जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अपना लंच कर रहे होते हैं तभी हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस बीस्ट के ऊपर एक मैच का सील लगा हुआ था जो कि उस बीस्ट को मारने की वजह से अपने आप ही एक्टिवेट हो चुका है। आगे फिर लंच करने के बाद में वो लोग आपस में थोड़ी सी कुश्ती करने का प्लान बनाते हैं और फिर बिना किसी देरी के पर्सिबल और उसके दादाजी वार्गस आपस में कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बस थोड़ी ही देर के अंदर हमारे हीरो पर्सिबल अपने दादाजी से हार जाता है और पर्सिबल को हराने के बाद वार्गस अकेले में थोड़ा सा समय बिताने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो अकेले में समय बिता ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आ जाती है और वो ज़रूरी चीज़ असल में पर्सिबल का बर्थडे होता है जो कि कल ही है। लेकिन उन्होंने अभी तक पर्सिबल के बर्थडे के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है और जैसे ही उन्हें ये बात याद आती है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो पर्सिबल से कुछ सवाल जवाब करने के लिए उसके पास जाते हैं। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद में उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ वो एक तरफ पर्सिबल के बर्थडे के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल बिना किसी टेंशन के आराम से झाड़ियों में हल्का हो रहा होता है। आगे फिर वो इन सारी चीज़ों पे से ध्यान हटाते हुए उससे ये पूछने लगते हैं कि कल उसे बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए। और उनके इस सवाल को सुन के हमारे पर्सिबल को ये याद आता है कि कल वो पूरे 16 साल का होने वाला है। जिसके बाद वो अपने दादाजी को ये बताता है कि उसे अपने जन्मदिन पे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो एक पहाड़ के ऊपर अपने दादाजी के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा है, यही उसके लिए सब कुछ है और उसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे फिर पर्सिबल की इन बातों को सुनकर उसके दादाजी थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पर्सिबल 16 साल का होने के बाद में बाहर की दुनिया को खुद से एक्सप्लोर करे। और इसलिए रात के समय वो उसे ये समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि उसे इस पहाड़ से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि जब पर्सिबल के पापा उसकी उम्र के थे तो उन्होंने भी बिल्कुल यही किया था। वो उसे समझा ही रहे होते हैं तभी पर्सिबल उन्हें बीच में रोकते हुए ये कहता है कि जब तक उसके दादाजी उसके साथ हैं तब तक वो कभी भी उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि वो उनसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और रही बात उसके पापा की तो वो पहले ही मर चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया था इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सारी बातें बोलने के बाद में पर्सिबल बाहर थोड़ा टहलने के लिए जाने लगता है। आगे फिर बाहर पहुंचने के बाद में जब वो टहल रहा होता है तभी अचानक उसे वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुन के पर्सिबल जल्दी से ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि इस समय उन लोगों से मिलने के लिए बिना बुलाए कौन आ रहा है। आगे फिर उसे वहाँ पे एक नाइट दिखता है जिसने अपने पूरे शरीर पे एक आर्मर यानी कि कवच पहन रखा होता है। और वो नाइट वहाँ आने के बाद में पर्सिबल से वार्गस नाम के आदमी के बारे में पूछने लगता है जिसे वो पिछले कई महीनों से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। और जैसे ही वार्गस नाम पर्सिबल के कानों तक पहुँचता है वैसे इस नाम को सुन के वो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि वार्गस असल में उसके दादाजी का नाम है और ये आदमी किसी और को नहीं बल्कि उसके दादाजी को ही खोज रहा है। आगे फिर वो उस नाइट से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है जैसे कि वो कौन है और उसके दादाजी को क्यों ढूंढ रहा है। और इन सवालों का जवाब देते हुए वो नाइट उसे ये बताता है कि वो ग्रेट नाइट वार्गस का एक बहुत ही पुराना दोस्त है जो कि उनसे मिलने के लिए पूरे 16 साल बाद आया है। और ये बताने के बाद में वो पर्सिबल से दोबारा उसके दादाजी का पता पूछता है और इसके सवाल पे पर्सिबल इस बार बिना सोचे समझे ही उस नाइट को ये बता देता है कि उसके दादाजी इस समय पहाड़ की दूसरी साइड पे मौजूद हैं। और जैसे उस नाइट को ये बात पता लगती है वैसे ही वो बिना किसी देरी के वार्गस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो पर्सिबल को अपने मैजिकल शिप का कंट्रोल दे देता है ताकि वो उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे। वहीं हमारा हीरो पर्सिबल उस बोट में मज़े करने लगता है। वो उस बोट में मज़े कर ही रहा होता है कि तभी उसे समझ आता है कि उसने एक अनजान आदमी को अपने दादाजी का पता बता दिया है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इन सारी बातों को थोड़ी देर तक सोचने और समझने के बाद में पर्सिबल जल्दी से अपने दादाजी से मिलने के लिए जाने लगता है। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हम पर्सिबल के दादाजी को देखते हैं जो कि पर्सिबल के लिए खाना बना रहे होते हैं। वो खाना बना ही रहे होते हैं कि तभी वो नाइट पीछे से वार्गस के ऊपर हमला कर देता है और उसे ऐसा करता हुआ देख के वार्गस खुद को उस हमले से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि अचानक हुए हमले की वजह से वो खुद को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाते हैं और उस नाइट के हमले से उन्हें कुछ चोटें भी आ जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं और उस नाइट पे हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ में उन दोनों लोग के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है
जिसमें वो नाइट वार्गस को बड़ी आसानी से हरा देता है। साथ ही साथ वो नाइट अपनी पावर से वार्गस को बुरी तरह से घायल भी कर देता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे पर्सिवल आ जाता है, जो कि ये सब होता हुआ देख के अपने दादाजी को उस नाइट से बचाने के लिए उसके ऊपर हमले करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल को ऐसा करता हुआ देख के उसके दादाजी पर्सिवल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन पर्सिवल उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो नाइट बिना किसी देरी के पर्सिवल के ऊपर अपनी पावर से हमला करने लगता है और उसके उन हमलों से पर्सिवल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। और यही सेम चीज़ पर्सिवल के दादाजी यानी कि वार्गस के साथ भी होती है। हालांकि उनकी हालत पर्सिवल से ज़्यादा खराब होती है। आगे फिर उन दोनों लोग को पीटने के बाद में वो नाइट वहाँ से चला जाता है और उस नाइट के वहाँ से जाने के बाद में जब वार्गस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं तो वो पर्सिवल को ये बताते हैं कि उस नाइट का नाम आयरनसाइड है, जो कि असल में पर्सिवल के डैड हैं। और इस बात को सुनते ही पर्सिवल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और इसी हैरानी में वो उनसे ये पूछने लगता है कि उन्होंने तो पर्सिवल को ये कहा था कि पर्सिवल के मॉम एंड डैड मर चुके हैं, तो फिर आज अचानक पर्सिवल के डैड यहाँ पे कैसे आ गए, और अगर आए भी तो वो उसके दादाजी को मारने के लिए क्यों आए। और पर्सिवल के इस सवाल पे वार्गस उसे ये बताते हैं कि उन्होंने पर्सिवल से झूठ बोला था और उन्होंने ये झूठ क्यों बोला था, इस सवाल का पता पर्सिवल को खुद ही लगाना होगा, क्योंकि अब उनके यहाँ से जाने का समय हो गया है और इसी वजह से वो पर्सिवल के सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वो पर्सिवल से एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि चाहे भले उनकी बॉडी मर जाए, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा पर्सिवल के साथ रह के उसे उसके आगे के सफ़र में रास्ता दिखाती रहेगी। आगे फिर इन शब्दों के साथ में वार्गस इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि अपने दादाजी की लाश को दफनाने के बाद में पर्सिवल उस पहाड़ से अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक नए एडवेंचर पे निकल पड़ता है। और क्योंकि वो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे रहता है तो इसीलिए वो उस पहाड़ से नीचे उतरने के लिए एक शॉर्टकट लेने का प्लान बनाता है। आगे फिर अपने शॉर्टकट प्लान से वो किसी तरह गिरते पड़ते हुए नीचे पहुंच ही जाता है और नीचे पहुंचने के बाद में उसकी मुलाकात एक जादूगरों के ग्रुप से होती है, जो कि अपने अगले मैजिक शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और उस ग्रुप के लीडर का नाम कर्ज होता है। वही जो उस ग्रुप की दूसरी मेंबर होती है उसे मिस एल्वा के नाम से जानते हैं। और रही बात तीसरे और उस ग्रुप के सबसे निकम्मे आदमी की, तो उसका नाम डॉनी है, जो पूरा दिन आराम करने का शौकीन है। और उन तीन लोगों को जादू करता हुआ देख के पर्सिवल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उन लोग के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर वो उन लोग के लिए तालियां भी बजाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तालियों की आवाज़ सुनते ही उन लोग का ध्यान पर्सिवल की तरफ आ जाता है और इतने बड़े और वीरान जंगल में एक बच्चे को अकेला देख के वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ सिर्फ एल्वा और कर्ज के मन में आती है। वहीं डॉनी पर्सिवल को देखते ही उसे ठगने का प्लान बनाता है। आगे फिर वो पर्सिवल से ये कहता है कि पर्सिवल ने चोरी से छुप के उन लोग के अगले मैच का शो की परफॉर्मेंस को देख लिया है और ऐसा करने के लिए उसे उन लोग को पैसा देना होगा। हालांकि पर्सिवल उसकी बात से ज़्यादा ये सुन के चौंक जाता है कि उसे उन लोग को पैसा देना होगा। अब पैसा क्या होता है ये तो उसे नहीं पता है और इसी वजह से जब वो डॉनी से पैसे के बारे में पूछता है तो डॉनी भी चौंक जाता है, क्योंकि कोई आदिवासी ही होगा जिसे इस जमाने में पैसे के बारे में ना पता हो। हालांकि वो बातों को बिना घुमाए हुए पर्सिवल से ये कहता है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे अपना सामान उन लोग को देना पड़ेगा। और इससे पहले कि पर्सिवल ये सब कुछ समझ पाता, डॉनी अपने मैजिक से उसे हवा में उड़ा देता है और उसका सामान ले करके जल्दी से उस जंगल से भागने लगता है। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी पर्सिवल अचानक से उन लोग के सामने आ जाता है और ये चीज़ देख के हमारे डॉनी की हालत ख़राब हो जाती है और वो बिना किसी देरी के पर्सिवल का सामान उसे लौटाने लगता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो बस उसका सामान लौटाने के लिए वापस आ ही रहा था, लेकिन पर्सिवल पहले ही उसके पास आ गया। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी पर्सिवल उन लोगों से एक सवाल पूछता है और वो सवाल ये होता है कि क्या वो लोग आयरनसाइड को जानते हैं। और इसके सवाल पे वो लोग भी उससे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर आयरनसाइड से उसका रिलेशन क्या है और वो आयरनसाइड को क्यों ढूंढ रहा है। और उनके सवाल का जवाब देते हुए पर्सिवल उन्हें ये बताता है कि आयरनसाइड असल में उसके डैड हैं, जिन्होंने उसके दादाजी को कुछ अनजान कारणों की वजह से मार दिया है और अब वो उनसे मिल के अपने कई सारे सवालों के जवाब खोजना चाहता है। आगे फिर सारी बातें जानने के बाद में वो लोग थोड़ा सोचते हैं और काफ़ी सोचने और समझने के बाद वो लोग पर्सिवल को ये बताते हैं कि उन लोगों ने आयरनसाइड जैसा नाम अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन उन्हें आयरनसाइड के बारे में नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है कि गाँव वालों को भी नहीं पता होगा। इसीलिए अगर वो चाहे तो वो पास के गाँव में अपने डैड के बारे में पता लगा सकता है और क्योंकि वो इस जंगल में अकेला है तो बेहतर यही होगा कि वो लोग उसे उस गांव तक छोड़ दें। और ऐसा बोल के उस ग्रुप के लीडर कर्ट्स पर्सिवल को गांव तक के लिफ्ट ऑफर करते हैं। आगे फिर पर्सिवल उन लोग के साथ में
गांव तक के सफ़र पर निकल पड़ता है। और इसी सफ़र के दौरान बातों ही बातों में कर्ट्स पर्सिवल को ये बताते हैं कि वो लोग मैजिशियन हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक जा करके अपने मैजिकल परफॉर्मेंस से कुछ पैसा कमा कर किसी तरह गुजारा करते हैं। हालांकि वो लोग असल में होली नाइट्स बनना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका ये सपना पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। ये सारी बातें हो ही रही होती हैं, तभी कुछ लोग उन लोगों से मदद मांगने के लिए उनके पास दौड़ते हुए आते हैं। और उन लोग को ऐसा करता हुआ देख के डॉन उनसे ये पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, जिस पे वो लोग उसे ये बताते हैं कि उनके गांव पे एक बड़े से बीस्ट ने अटैक कर दिया है और वो एक एक करके गांव के सभी लोग को मार रहा है। आगे फिर सब कुछ जानने के बाद में उस बीस्ट को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद बिना किसी देरी के वो उस गांव के लिए निकल पड़ता है। हालांकि गांव में पहुंचने के बाद में जब उसकी नज़र उस बीस्ट पे पड़ती है तो उस बीस्ट का साइज देख के डॉनी की हालत पतली हो जाती है, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देख के पर्सिवल को अच्छा नहीं लगता और पर्सिवल उस बीस्ट से लड़ने के लिए अकेले ही जाने लगता है। आगे फिर पर्सिवल को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो बीस्ट बिना जरा सभी समय गंवाए हुए पर्सिवल के ऊपर अपने पंजों से हमला करने लगता है, लेकिन डॉनी पर्सिवल को उस बीस्ट के हमलों से बचा लेता है। हालांकि ऐसा करते समय उसे काफ़ी सारी चोटें आ जाती हैं और ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के पर्सिवल गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने एक ही थप्पड़ से उस बीस्ट के होश ठिकाने लगा देता है। और ये चीज़ देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी हम एक दूसरे बीस्ट को देखते हैं जो कि पर्सिवल और उस बीस्ट की लड़ाई को पूरी तरह से एनालाइज कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये बीस्ट उस आदमी का पेट है जिसने उस भेड़ियों को अपने मैजिकल स्पेल से काबू करके इस गांव पे हमला करने के लिए भेजा था। और वो आदमी पर्सिवल की ताकत को देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो पर्सिवल को ठिकाने लगाने के लिए खुद आने का फैसला करता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि पर्सिवल को थैंक्स बोलने के लिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठ के बेरी जूस पी रहे हैं। और बेरी जूस पीने के साथ साथ पर्सिवल उन सभी लोगों से अपने डैड के बारे में पूछताछ भी कर रहा है। हालांकि काफ़ी देर तक लोगों से पूछताछ करने के बावजूद भी उसे कोई काम की खबर नहीं मिलती है और इसी वजह से वो समय के साथ साथ काफ़ी इरिटेट होने लगता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आ जाता है और ये वही आदमी है जिसने उस गांव पे भेड़िए से हमला करवाया था। और वहाँ पे आने के बाद में वो पर्सिवल को भड़काते हुए ये बताने लगता है कि वो उसके डैड को जानता है और वो उन लोग के साथ में काम भी कर चुका है। हालांकि पर्सिवल के डैड को वार्गस और पर्सिवल दोनों को मारने का काम मिला था, लेकिन उसने सिर्फ वार्गस को ही मारा और पर्सिवल को जिंदा छोड़ दिया। और इसी वजह से ब्लैक नाइट पेलगार्ड यानी कि वो खुद इस अधूरे काम को निपटाने के लिए आया हुआ है। और ये सारी बातें बताने के बाद में वो नाइट बिना किसी देरी के पर्सिवल के ऊपर हमले करने लगता है और उसके उन हमलों से पर्सिवल बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन घायल होने के बावजूद भी पर्सिवल उसके ऊपर अपनी तरफ से भी कई सारे हमले करता है। हालांकि काफ़ी मजबूत आर्मर होने की वजह से पेलगार्ड को उसके हमलों से एक भी खरोच नहीं आती है, जिसके बाद वो दोबारा पर्सिवल को पीटने लगता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी अचानक पर्सिवल के शरीर से एक चमकती हुई रोशनी आने लगती है, जिसकी वजह से पेलगार्ड पर्सिवल के ऊपर और भी हमले नहीं कर पाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि पर्सिवल अपनी मैजिकल पावर से उस नाइट को खुद पे हमला करने से रोक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल को मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करता हुआ देख के ब्लैक नाइट पेलगार्ड भी अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक से पर्सिवल के ऊपर कई सारे हमले करता है। और ऐसा करता हुआ देख के पर्सिवल थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वो इधर उधर भाग के खुद को उन हमलों से बचाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि उसका ये पैतरा काम नहीं आता और बस थोड़ी ही देर में पेलगार्ड के किए हुए हमलों में से एक हमला पर्सिवल को जाके लग जाता है, जिसके बाद पर्सिवल की पूरी बॉडी जलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि पर्सिवल को कोई सीरियस इंजरी आ पाती, वो अपने मैजिक से खुद को डिफेंड करने लगता है, जिसकी वजह से पेलगार्ड का किया हुआ मैजिकल हमला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। आगे फिर पर्सिवल बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए पेलगार्ड को बस एक ही मुक्के में ठिकाने लगा देता है। लेकिन हारने के बावजूद भी वो नाइट हार नहीं मानता और पर्सिवल को मारने के लिए उसके ऊपर हमले करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पर्सिवल के ऊपर कोई हमला कर पाता, वहाँ पे वो अनजान बीस्ट आ जाता है जो कि पर्सिवल के ऊपर बहुत ही समय से नज़र रख रहा था। और वहाँ पे आने के बाद में वो पर्सिवल के ऊपर एक कर्स बॉल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पर्सिवल और डॉनी उस बीस्ट के साथ एक अनजान जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उस अनजान जगह पे पहुँचने के बाद में वो बीस्ट पर्सिवल को कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। और ये ज़रूरी बातें पर्सिवल के भविष्य और उसके डैड के अतीत से जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ में
हमारे सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड टेक केयर।